हैं। सॉरी, पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो डिफरेंस हम लोगों ने क्या क्या देखा, मेजर डिफरेंस। अगर डिफरेंस की बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रॉफिट क्या देखा हम लोगों ने कि इसका जो है उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है बच्चों, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका उद्देश्य होगा ये लाभ के लिए काम करती है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेवा देना उद्देश्य है, उसको प्रमोशन करना उद्देश्य है, लाभ नहीं कमाना है वहां पर। तो यहाँ सर्विस इसका मेन उद्देश्य है, सर्विस। ठीक है, अब रह गया कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, तो हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुका है। यहाँ जो पैसा आएगा उसका अलग अलग कैटेगरी है। जैसे अगर कंपनी है तो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, लोन है। ये इन सोर्सेस से पैसा इकट्ठा करती है कंपनी पब्लिक से। और यहाँ क्या है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, और क्या देखा था हम लोगों ने, डोनेशन हो गया और ग्रांट हो गया। ये दीज आर द सोर्सेस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोगों ने क्या डिफरेंस देख लिया कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने यहाँ बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बुक्स, सब्सिडरी बुक्स हो गए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, फिर ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट और बहुत सारे। लेकिन यहाँ लिमिटेड बनाया जाता है। लिमिटेड अकाउंट का कंसेप्ट दिया गया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। इसको सेक्शन 8 कंपनीज भी कहा जाता है। हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी उस लाइन में जाएंगे तो बहुत लंबे आगे चले जाएंगे। तो मेन टॉपिक पे आ जाए, क्योंकि आपके क्लास के लिए इतने डीपली अभी जाना नहीं है। 12 क्लास में उधर ज़्यादा लंबा चले जाएंगे हम। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर लिमिटेड अकाउंट का कंसेप्ट दिया जाता है, और यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट कमाना है तो बहुत सारे अकाउंट्स जरूरत पड़ते हैं, क्योंकि टैक्सेशन के लिए भी जरूरत पड़ जाता है, लोन के लिए जरूरत पड़ जाता है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ अकाउंट तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन सा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ये 3 प्रकार के अकाउंट ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे 2-3 और रखे जाते हैं। अब क्या हो गया, इसे स्टॉक रजिस्टर भी रखा जाता है, लेकिन वो उतना मेजर कुछ है नहीं। सब 1-2 रजिस्टर रख लिए, जो भी स्टॉक है स्कूल में, कॉलेज में, और उसको एंट्री कर लेते हैं। तो इसका सब्सिडरी है, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। इन अकाउंट का वो सब्सिडरी हो जाता है, स्टॉक रजिस्टर। तो इसको बनाते कैसे कैसे, सीक्वेंस क्या क्या होता है सर? हम लोग किसी को भी कभी बना लेंगे? नहीं, किसी को भी कभी भी नहीं बनाएंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स बनाने के लिए एक स्टेप है, और उस स्टेप को फॉलो बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, सर पहले क्या बनाएंगे, पहले क्या होगा, रिसीट पेमेंट अकाउंट पहले क्यों होगा, इनकम एक्सपेंडिचर पहले क्यों नहीं होगा, फिर ये सब। तो यहाँ पे सीक्वेंस हमने लिख दिया। सबसे पहले होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्यों होगा? क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर 99 पर, यहाँ क्रेडिट का कोई मामला होता नहीं, उधार का कोई मामला होता नहीं है। ये ज़्यादातर मामले होते हैं कैश के। जो भी यहाँ पे लेन देन होगा, पैसा आएगा भी तो कैश ही है, क्योंकि उधार का तो है नहीं कुछ। कि ऐसा नहीं कि हमको उधार लेके आना, बेच के जो पैसा आएगा फिर हमको पेमेंट करेंगे। डेटर बना, क्रेडिटर बना। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लफड़े रहते हैं, तो यहाँ उस तरह नहीं है। यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा आया उसको लिख दिए, फिर उसी में से जो खर्च होगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग किया जाता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसको लिखते हैं हम लोग पूरा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी जो छोटे छोटे जो चाहे वो इनकम है या खर्च हैं, अगर उनको अलग से कहीं बनाने की जरूरत है अकाउंट, तो उनका अलग से एक रजिस्टर रख लिया जाता है, सब्सक्रिप्शन का और डोनेशन का। और कंज्यूमेबल आइटम अगर है
तो कंज्यूमेबल आइटम का रजिस्टर रख लिया जाता है और फिर उनको हम लोग बनाते हैं, अकाउंट्स लिख करके डिटेल बना कर रखते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इनका ट्रीटमेंट अलग से रजिस्टर में बना के करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये सीक्वेंस हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेट की ओर कि सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाते तो हैं, लेकिन ये कैसे बनाते हैं, इसका हमको फॉर्मेट बता दीजिए। तो हम इसके फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर हम लोग बना लिए तो रिसीट पेमेंट अकाउंट के बाद फिर 2 अकाउंट जो बचे, कौन कौन सा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इनको बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। बस एक दूध भात समझ लेते हैं इसको। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, receipts and payment account, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर हम लोग लिखते हैं क्या क्या। यहाँ पर लिखेंगे रिसीट और यहाँ लिखेंगे पेमेंट। यहाँ होगा अमाउंट, यहाँ होगा अमाउंट, दोनों जगह पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी प्रकार के रिसिप्ट हैं वो सब के सब आ जाएंगे रिसिप्ट साइड, और जितने प्रकार के पेमेंट हैं वो हो जाएंगे पेमेंट साइड में। सर लिखते कैसे कैसे हैं, तो पिछले साल का जो बचा हुआ है, पिछले साल का, जैसे अगर मान लेते हैं 2020 में बना रहे हैं तो 2019 का भी तो कुछ कैश बचा होगा और कुछ पैसा बैंक का भी होगा। तो पिछले साल का, चूंकि हम पहले बताएं कि जो भी कैश आता है उसी को लिखते हैं, उधार का बहुत मामला कम होता है। यहाँ कोई डेटर कोई क्रेडिटर आपको नहीं मिलेगा। डेटर क्रेडिटर वहाँ होगा जहाँ हमको बिजनेस करना है, यहाँ डेटर क्रेडिटर होगा नहीं। तो यहाँ डेटर क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं है, कैश है या तो कैश में मेरे पास पैसा रहेगा या बैंक में रहेगा, दो ही रहेगा। तो इस साल का अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो प्रैक्टिकली सोच के देखो बच्चों कि अगर इस साल का अकाउंट बना रहे हैं तो पिछले साल का कुछ तो पैसा बचा होगा हमारे पास, कुछ तो। अगर नया है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम 2020 का अकाउंट बना रहे हैं, 2020 में अगर अलमारी में देखें हम लोग या बैंक में देखें, कुछ तो पैसा बचा होगा। तो जो पिछला साल वाला है वो होगा इस साल का ओपनिंग। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी में 2 होगा, क्या क्या नाम बताएं, कैश इन हैंड, या तो हमारे पास अलमारी में पैसा होगा या बैंक में होगा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ठीक है। और इस साल का हम सारा कुछ यूज कर लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ओवरड्राफ्ट दे देता है बैंकों में कि बैंक में हम ज़्यादा पैसा निकालिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा रहे, अगर, तो इफ यहाँ आएगा, इफ टू बाय बैलेंस बीडी। कैश इन हैंड तो संभव नहीं है, कैश एट बैंक ही होगा, बैंक। यहाँ लेकिन इफ है, रेयर, बहुत कम, 1%, ठीक है। तो इस साल ये यूज कर लिए, मतलब पिछले साल का मेरे पास 10,000 रुपया था और इस साल पैसा आया कुछ पैसा, दोनों को मिला दिए। दोनों मिलाने के बाद फिर इस साल पूरा हम खर्च किए, खर्च करने के बाद कुछ तो बचा होगा, बचेगा तो उसको हम लोग फिर नीचे क्लोजिंग में लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। क्या क्या बच जाएगा सर, फिर वही जो मेरे पास था, कैश बचेगा या बैंक में बचेगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब ये देखने के बाद आपको लग रहा होगा सर ऊपर लिखे नीचे लिखे बीच में क्यों छोड़ दिए,
ये सबसे बड़ा पॉइंट है। बीच में आखिर हम क्यों छोड़े? अब बीच वाले जो है इसकी कहानी हम लोग को समझना है, और यही सबसे मेन कहानी है। यहाँ जो आइटम लिखाएगा इसका, यहाँ जो आइटम लिखेंगे इसका फाउंडेशन हम लोग 11 क्लास में ले चुके हैं। 11 क्लास का एक चैप्टर है रेवेन्यू एंड कैपिटल, याद होगा, पूंजीगत और आयगत। पूंजीगत और आयगत एक चैप्टर है। तो उस चैप्टर के हिसाब से हम लोग यहाँ देखेंगे जितना भी रिसीट है, पेमेंट है, वो दो प्रकार के होंगे, या तो कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर एक एक करके हम लोग समझेंगे कि रिसीट का क्या मतलब है, पेमेंट का क्या मतलब है, रेवेन्यू का क्या मतलब है, फिर कैपिटल का क्या मतलब है, एक एक करके समझेंगे। लेकिन एक ही बार अगर सब बता देंगे तो बड़ा खिचपिच हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। इसलिए एक बार नहीं बताएंगे, धीरे 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 धीरे, ताकि आप आसानी से समझ सकें इसको। तो यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स, जितने प्रकार के रेवेन्यू रिसीट हो गए, और यहाँ पे होगा कैपिटल रिसीट्स। तो सर फिर बीच में छोड़ दिए यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, जी सर, ये बीच में हम जगह इसलिए छोड़े हैं कि रेवेन्यू रिसीट तो एक हेडिंग हो गया। अब रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो जो चीज आएंगे वो सब रेवेन्यू रिसीट में लिख देंगे, और कैपिटल रिसीट के अंदर जो जो आइटम्स आएंगे वो यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ चले जाए हम लोग सर, यहाँ भी उसी तरह होगा, बाय रेवेन्यू रिसीट और बाय पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट, यहाँ भी जगह खाली है। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा इस फॉर्मेट से, कि इस फॉर्मेट में जो पैसा पिछले साल का है उसको यहाँ लिखना है, जो इस साल बच गया उसको यहाँ लिखना है, और इस वर्ष के बीच में यानी 2020 में जो पैसा आया, तो जो आएगा वही दो प्रकार का होगा, या तो रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा, तीसरा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है बच्चों। या तो रेवेन्यू आया होगा या कैपिटल आया होगा। तो जितने भी रेवेन्यू आए सर कैसे पहचाने, बताएंगे धीरे धीरे। रेवेन्यू जितने भी होंगे वो रेवेन्यू की जगह पे लिख देंगे, और कैपिटल जितने भी होंगे वो कैपिटल की जगह पे लिख देंगे। फिर रेवेन्यू जितने भी होंगे और रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। अब इसको बनाने के बाद अगला दो जो अकाउंट है वो बहुत आसान हो जाएगा, एकदम कोई वहाँ एफर्ट लगाना नहीं, एकदम इजी। सर कैसे कर सकते हैं इजी, हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो दो अकाउंट है क्या है बताए हैं, यहाँ देख लें, जगह नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो दोनों रेवेन्यू मिला देंगे, रेवेन्यू और रेवेन्यू मिला देंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर बन जाएगा। और इसके बाद जो बैलेंस शीट है और दोनों कैपिटल मिला देंगे तो बैलेंस शीट बन जाएगा। तो हमारा काम आसान होगा। तो यानी हमको मेहनत करना है केवल एक जगह, और बाकी दोनों जगह ऑटोमेटिकली हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है।